हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे अन्य गद्य विधाएं चली हुई हैं, जिसके 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, 3। आज चौथा भाग, जिसमें है क्या भूलू के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित अन्य गद्य विधा। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में मिलता है। यानी कि जो इस समय की परिस्थितियां हैं, उसमें भी संयुक्त परिवार और गरीबी में लोग किस तरह से एक साथ रहने का सजीव सुंदर वर्णन है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन है, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट है, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथे बन सकेंगी, इसी में इनकी सार्थकता भी है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। यह कथन है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा का। वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोटेशन आएगी। अब है आत्मकथा का सारांश। पहले सारांश पढ़ेंगे, देखते हैं, फिर उसमें उदाहरण कथन की किस तरह से आए हुए हैं क्रम से। बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो कि बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ। क्या भूलू के याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। पहले का, बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और उसकी पत्नी चंपा से भी अपने अनुराग का चित्रण करते हैं। बच्चन जी की पत्नी का नाम क्या है? चंपा। तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा, जो इनकी पहली पत्नी थी, श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरन भी दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। इसमें गांव का उल्लेख है, अमोड़ा बाबूपट्टी। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं। बच्चन कैथी लिपि को कायस्तों की लिपि कहते हैं। अकबर पद्धत हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे। वहीं बच्चन के पिता जी का जन्म हुआ। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। बच्चन छठी संतान थी, यानी कि छठे नंबर की संतान थी। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी मां ने 5 पैसे में बेचा था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक्र में बीता था। तो बच्चन का बचपन कहाँ पर बीता था? मोहल्ला चक में। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर वे कटघर में बस गए। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ। बच्चन श्यामा को जॉय और श्यामा बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कथन पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से कि बच्चन अपनी पत्नी को किस नाम से पुकारते थे? तो जॉय, और श्यामा बच्चन को कैसे कहकर पुकारती थी? सफरिंग। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं। पात्र है मिट्ठूलाल, नायाब कोतवाल। मिट्ठूलाल बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही इनका कई खंडों में विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। राधा मिट्टूलाल की बहन है। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्टूलाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रहे। भोलानाथ है जो मिट्टूलाल का पुत्र है। ये इसमें पात्र हैं, कौन क्या है? भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद में आ बसे। महारानी राधा की पुत्री है। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई और कसम खाई कि लौटकर दोहरी पर पांव नहीं रखूंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती है।
तो दोहरी के बाहर ही रहती है। बुद्धि है जो महारानी की पुत्री है। तुलसी भोलानाथ की पुत्री है। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी हैं। सुरसती है जो सरस्वती है बच्चन की माँ है। बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। मंगल पंडित है जो मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे और गाढ़े वक्त में साथ खड़े रहे। सुंदर है मंगल की पत्नी है। करकल है मंगल का पुत्र है। करकल बच्चन का अभिन्न मित्र था। उसका विवाह चंपा से हुआ था। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई। चंपा है जो करकल की पत्नी है। चंपा एवं बच्चन में करकल के मृत्यु उपरांत प्रेम संबंध उपजता है। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है, जहाँ वह कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा है जो बच्चन की पहली पत्नी है। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के उपकार ने कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और वह कई वर्ष तक यातना भोगती है। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो वह उसकी सब बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती। सालिग्राम बच्चन के छोटे भाई हैं। शैल कुमारी बच्चन की बहन है। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर हैं। अन्य पात्र हैं महंगीनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण, सुख, श्री कृष्ण, प्रकाशो, महेश, मुक्त, राजनाथ पांडे प्रमुख उदाहरण है। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। यहाँ जनता जातियों में बटी हो और वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती है। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी। उसकी बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी न रह गया था। स्थूल वस्तु ही नहीं शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती है। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और दो चार कस खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था जो कहीं पीछे बैठे रहता थे। वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में खुंटे गड़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है उन्होंने एक गाड़ी खुंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो ही गए ऐतने खुंटे यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खुंटों की दरकारी थी और वे कुछ उनसे 19 पड़ते थे। बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खुंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मर छल्ला का मार्शल लो का वे इसी तरह उच्चारण करते थे जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था। उसे सुनकर हमारा परिवार स्तंभ रह गया था। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर न मिली थी। उनके कथन में कुछ अतियोक्ति भी हो सकती है पर अतियोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है।
स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उनके सपनों में कोई उससे अधिक मधुर, कोमल, सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है, तब वे बिखर जाती हैं। बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्चे के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम मिलता है, जिससे 4 पैसे की आमदनी न हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिंझोड़ कर फेंक दे। कल्पना तभी सजी और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं, बल्कि जो अनुभूति का अंग भीतरी बन गया हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात हो जाने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जाने पर संभाव से कुछ संलग्न सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फल नाशक भी हो सकता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है, पर कलम नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है, वह जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता न भी हो तो असंतुलन एक एकांगिकता विकृति है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने लगा है। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैरों की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाएगा। नेक्स्ट विद्या है आपाहुदरी। इसके लेखक है रमणिका गुप्ता। यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता एक कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्यकर्ता थी। आबूहुदरी का अर्थ है वह स्त्री जो अपने शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती हो, यानी कि उसके अपने रूल, अपने नियम होते हैं और वो अपने नियमों और अपने रूल से, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी आजादी से जीती है। उसमें उसका किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं रहती। सारांश है, यहाँ पे सारांश देखेंगे आत्मकथा की। आपू उदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता द्वारा सन 2015 में लिखी गई आत्मकथा है। सामंती परिवार में जन्मी रमणिका अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा में उनके साहित्य, समाज सेवा इम्पोर्टेंट है, समाज सेवा और राजनीतिक संघर्षों को इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। आपू हुदरी एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ है जिद्दी लड़की। रमणिका बचपन से ही जिद्दी और क्रांतिकारी रही। समाज में बनी धारणाओं को खारिज कर अपने स्वयं के नियम स्थापित करना चाहती है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुन्नी ओढ़ने को लेकर वह बोलती है, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की, यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। लेखिका बचपन में के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफर को निडर होकर आत्मकथा में स्थान देती है। इसी साहस की कहानी पर मैनेजर पांडे लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये भी। अपू हुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया। यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समय का इतिहास दर्ज है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं।
इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत दिखती है। इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया वह महसूस किया वैसे ही उन्होंने लिखा। ये कौन लिखते हैं? मैनेजर पांडे। वो कहते हैं जैसा रमनिका गुप्ता ने अपना जीवन जिया महसूस किया वैसा ही उन्होंने आत्मकथा में लिखा। नेक्स्ट है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव एक व्यंग कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के पर चोट करती है। भोला राम का जीव, इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाद। यह एक व्यंग कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र भोला राम को रिटायर हुए 5 साल हो गए। इंपोर्टेंट, क्योंकि समय पूछा जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन बने भोला राम को रिटायर हुए कितने साल हो गए? 5। किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। कहानी इस व्यंग के साथ समाप्त होती है कि भोला राम की मौत के बाद उसकी आत्मकथा उसका जीव यमराज के पास न जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। मुख्य पात्र है धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, भोला राम का जीव, नारद मुनि, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी और चपरासी साहब। प्रमुख उदाहरण दिए हैं। ये कथन है जो क्रम से पूछे जाते हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। इंपोर्टेंट है। त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चिंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही होगी, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधों ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। मुनिवर, नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोलाराम नाम का एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं न मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे हैं, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। यानी कि वो ऑफिस में जाते थे तो वहाँ ऑफिस वाले ये कह देते थे कि भाई तुम्हारी पेंशन पे भी विचार हो रहा है कि कब तक आएगी। फिर बर्तन बिके। अब कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे थे। चिंता घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। इसने भोलाराम की ने वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू ने
से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वजन का मतलब उन्हें रिश्वत नहीं दी। एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मे मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। यही बात कौन बोलता है? चपड़ासी बोलता है। किससे? नारद से। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी ही संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। अब साहब कह रहा नारद मुनि से। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। भोला राम, तुम क्या भोला राम के जी हो? आवाज आई, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। यानी कि भोला राम की जी जो आत्मा थी, वो तो अपनी पेंशन में अटकी हुई थी, वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है जामुन का पेड़। कृष्ण चंद्र द्वारा लेखक हैं इसके। कृष्ण चंद्र हिंदी उर्दू भाषा के रचनाकार है। कृष्ण चंद्र का आरंभिक लेखन उर्दू में है। आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग की शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में सरकारी जीवन शैली व लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है, जहाँ इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें भी क्या बताया गया कि इंसानियत नहीं रही, लेकिन क्या हुआ, व्यवस्था जरूरी हो गई। इसमें प्रमुख उदाहरण है कि किस प्रकार से इसका है। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। यानी कि ये कहानी एक पेड़ से शुरू होती है। एक जामुन का पेड़ होता है, तो वो गिर जाता है। सबसे पहले माली उसे देखता है, तो वो किसके ऊपर गिर जाता है? एक लेखक होता है, शायर, उसके ऊपर गिर जाता है पेड़। तो उसे निकालने के लिए कर्मचारियों की विभाग तर विभाग में फाइलें घूमती रहती है, लेकिन उसे निकालने का प्रयास नहीं करते, ना ही पेड़ काटने का। बस व्यवस्थाओं में उलझे रहते हैं, एक फाइल दूसरे विभाग में, दूसरे से तीसरे में। इस तरह से यह विभाग चलता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है अफसरों की। और इस तरह से वह शायर उस पेड़ के नीचे ही दम तोड़ देता है। अब यहाँ पे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरा है नेक्स्ट, हम इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हार्टिकल्चर विभाग के अधिकार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को बीच में से ही यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर हो जाएगा। पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। यानी कि पेड़ काटने की बात नहीं हो रही, आदमी को काट के निकालने की बात हो रही है। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। हमने माना कि तगाफुल ने करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। यह कौन बोलता है? यह यही शायर बोलता है जो पेड़ के नीचे दबा है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा उस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है और न ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ
संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। अब उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी, यानी कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई थी। अब शायर क्या हो गया, मर चुका है। तो ये इससे संबंधित इसके महत्वपूर्ण कथन थे। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। प्रकाशन वर्ष 1956। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1959 ईस्वी में। उक्त पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ाव का जिक्र किया जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ऐसे 4 सोपान है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 आर्य आगमन, नंबर 2 जैन बौद्ध आंदोलन, इस्लाम का आगमन और यूरोप का आगमन। दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं, जहां इतिहास की हैसियत किराएदार की है। यह विचारोत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर भारतीय संस्कृति को समझने का सार्थक प्रयास है। यह 4 अध्यायों में विभक्त है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव 3 प्रकरण है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 प्रकरण में है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम का 12 प्रकरण में है। भारतीय संस्कृति और यूरोप 17 प्रकरण में है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद को समर्पित है एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, भूमिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम अध्याय में, इस अध्याय में दिनकर ने आर्य आगमन के बाद विकसित आर्यवैदिक संस्कृति के प्रमुख उपकरणों का आख्यान किया। दिनकर के अनुसार ईसाई और मुसलमानों को छोड़कर इस देश में कम से कम 11 जातियों के आगमन का प्रमाण मिलता है। दिनकर द्रविड़ शब्द को प्रजातिवाचक न मानकर स्थानवाचक मानते हैं तथा उनका निवास आर्यों से प्राचीन मानते हैं। दिनकर आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण में मानते हैं। दिनकर वेदों का काल ईस्वी पूर्व 2500 ईस्वी पूर्व 1800 में मानते हैं। जाति की अवधारणा का उद्भव समस्त मानव समुदायों को और आर्य व्रत में कस लेने के लिए हुआ था, ऐसा दिनकर का मत है। वैदिक भारत में अंतरजातीय विवाह अपमानजनक नहीं माने जाते। जाति प्रथा के स्वीकार्य को दिनकर पे देश में संस्कृति समन्वय का पहला कदम मानते हैं। विभिन्न जातियों के संघट से तैयार जनता को दिनकर हिंदू कहते हैं। दिनकर भारतीय संस्कृति की उपमा विभिन्न औषधियों के मिश्रण से बने काढ़े से देते हैं, जिसको उठाने का श्रेय आर्यों का है। द्वितीय अध्याय में दिनकर द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं। यह अध्याय जैन बौद्धों का आंदोलन है। दिनकर निराशावाद का प्रचंड रूप जैन बौद्ध आंदोलन में देखते हैं। दिनकर वेद ऋषियों को धार्मिक कवि कहते हैं। पुरोहितवाद ब्राह्मण युग का प्राप्य है। अहिंसा मोक्ष निराशावादी आदि को दिनकर उपनिषदीय खोज मानते हैं। अहिंसा तप जैन धर्म की 2 बड़ी विशिष्टताएं हैं। अनेकांतवाद, दिनकर बौद्ध धर्म को हिंदुत्व का ही संशोधित रूप मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बौद्ध जैन धर्म के पतित रूप का चित्रण है। दिनकर भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का तीसरा अध्याय इस्लाम के उदय को मानते हैं। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। प्रवर्तक है मोहम्मद साहब एक सौदागर थे। 622 ईस्वी में हिजरत करने से इस्लाम का उदय माना गया। मोहम्मद साहब के मक्के से मदीने के पलायन को हिजरत कहा गया है। दिनकर सूफी धर्म का उद्भव भी गाजली, उमर खय्याम, अब्दुल अरा आदि को मानते हैं। दिनकर सूफी मत पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव मानते हैं तथा उनके अनुसार सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति सूफी सिद्धांतों का निचोड़ है। भारत में इस्लामी शासन का प्रमुख कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ऐसा दिनकर का मत है। साथ ही जाति पाति छुआछूत, धार्मिक द्वेष, अकर्मण्य भाग्यवाद और राष्ट्रीयता के अभाव को ही इस्लामी शासन स्थापना का कारण मानते हैं। जनता तथा राजा दोनों को एक दूसरे से सहानुभूति नहीं थी, इसलिए विपत्ति में दोनों साथ नहीं आए। दिनकर मूर्ति पूजा के प्रति हिंदुओं की अनुरक्ति तथा मुसलमानों की घृणा को दोनों के अलगाव का कारण मानते हैं। वे सूफियों को दोनों मजहब के बीच दूरी कम करने वाला तत्व मानते हैं। उन्होंने अमीर खुसरो को राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष कहा। वे खुसरो को हिंदी तथा उर्दू का पिता कहते हैं। दिनकर हिंदू मुस्लिम एकता के 3 बड़े नेता कबीर, अकबर और गांधी मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
दिनकर कबीर को सूफी कहते हैं। कबीर पर वेदांत और हठयोग का प्रयोग पूरा प्रभाव था। कबीर शास्त्रों की भाषा संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा को महत्व देते हैं। इसी कारण दिनकर इनकी प्रशंसा करते हैं। वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि में सर्वविश्वसनीय कवि कहते हैं। वे भूषण के काव्य को शुद्ध हिंदू राष्ट्रता का काव्य कहते हैं। वे मुस्लिम हिंदी कवियों में रहीम, रस खान तथा ताज की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। दिनकर के अनुसार इस्लाम के आगमन से उत्तर भारत की राजनीतिक एकता मजबूत हुई तथा धर्म की नई चेतना उत्पन्न हुई, किंतु भारतीय दर्शन तथा विचारधारा पर इस्लाम का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। दिनकर भक्ति को प्रावेदिक तत्व मानते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत को न मानकर अलवारों के पद संकलन प्रबंध को मानने का आग्रह किया। वैष्णव भक्ति में रामोपासना के प्रवर्तक रामानंद को मानते हैं। अकबर ने आलो उपनिषद लिखवाया था। दिनकर ने अमृत और हलाल के दो संघर्षों का जिक्र किया। प्रथम अकबर और शेख अहमद सरहिंदी का तथा दूसरा गांधी और गोडसे का। दिनकर ने शाहजहां के व्यक्तित्व को फटा हुआ कहा, जिसका एक भाग दारा सिको है, दूसरा औरंगजेब। दिनकर ने दारा सिको को पराजित पीयूष कहा। दिनकर ने गुरु गोविंद सिंह को परशुराम का अवतार कहा। दिनकर ने इस्लामी शासन में बाद में आई उदारता का कारण ईरानी प्रभाव को माना। दिनकर गाथा सप्तशती को सांसारिक काव्य का प्राचीनतम नमूना मानते हैं। नायिका वेद केशव ने 360, देव ने 384 और रसलीन ने 352 बताए, ऐसा मत दिनकर का है। रीतिकालीन ऐहिक काव्य तथा प्रेम की पीड़ा के कवियों पर दिनकर इस्लामी भाविकता का प्रभाव देखते हैं। प्रेम की स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना सर्वप्रथम कबीर ने की। मृत्यु कामना का उद्भव कबीर में हुआ। दिनकर इसे सूफी का तत्व मानते हैं। अकबर के शासनकाल में फारसी राजभाषा बनी। फारसी को दिनकर हिंदी की मौसेरी बहन कहते हैं। दिनकर के अनुसार खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने बनाया। दिनकर कहते हैं कि उर्दू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दिनकर के अनुसार बहमनी साम्राज्य के सांप्रदायिक सद्भावनापूर्ण वातावरण ने कवियों ने फारसी ध्वन में आगरा दिल्ली की स्थानीय बोली में कविता की। दिनकर कहते हैं कि यदि उर्दू में फारसी छंद तथा देशज शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति का विकास पूरा हुआ होता तो उर्दू हिंदू मुस्लिम सामासिक संस्कृति की भाषा बनकर आती है। दिनकर ने उर्दू के फारसी ईरानीकरण के 3 कारक माने। फारसी लिपि का प्रयोग, पतनशील मनोवर्ती का, सांप्रदायिक नीति बनाना तथा उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना। दिनकर ने आरंभिक मुस्लिम शासकों को द्विभाषी कहा। दिनकर खड़ी बोली को मूलतः हिंदुओं की बोली समझते हैं। अकबर से पूर्व राज दरबार का हिसाब किताब खाने के लिए हिंदी का प्रयोग होता था। वह स्थान टोडरमल के आग्रह पर अकबर ने फारसी को दे दिया। दिनकर उर्दू का वास्तविक आरंभ फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। दिनकर ने सूफियों को इस्लाम के सर्वोच्च मानव कहा। दिनकर वर्तमान युगीन दफ्तरी हिंदी को कठिन हिंदी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है। चतुर्थ अध्याय में भारतीय संस्कृति का चौथा सोपान दिनकर के अनुसार भारत में यूरोप का आगमन होता है। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, अंग्रेज भारत आने वाली शक्तियों का क्रम है। धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने देश भाषाओं का सहारा लिया। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किए जाने की घोषणा की। अंग्रेजी माध्यम करने का कारण था कि वे ऐसी स्थिति बनाना चाहते थे जिसमें भारतीयों का धन भारतीयों पर मन अंग्रेजी हो। देश में आबकारी विभाग अंग्रेजी सरकार ने खोला। दिनकर ने कंपनी सरकार की ढुलमुल भाषा नीति को स्थिर करने का श्रेय 1854 ईस्वी के वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया। दिनकर के अनुसार भारतीय निरुक्त और व्याकरण को देखकर यूरोप के विद्वानों ने फोनेटिक्स उच्चारण शास्त्र लिखना आरंभ कर किया। दिनकर मानते हैं कि सायन की आत्मा ही मैक्स मूलर के रूप में जन्मी थी। दिनकर जर्मन रोमांटिक आंदोलन पर प्राचीन संस्कृत दर्शन और संस्कृति का वृहद प्रभाव देखते हैं। दिनकर 19वीं सदी के नवोत्थान को प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्थान कहते हैं। भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी स्वर 1900 सदी के बाद फूटे। यह गीता और वेदांत का प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम था। सती प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास अकबर ने किया था तथा दूसरा राजा राम मोहन राय ने। दिनकर के अनुसार ब्रह्म समाज को ईसाईयत की तरफ केशव चंद्र सेन ने मोड़ा। दिनकर राजा राम मोहन राय को विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता मानते हैं। ब्रह्म समाज को दिनकर अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहते हैं। दिनकर तिलक को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। दिनकर दयानंद को विश्व मानवता का नेता कहते हैं।
केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी की। दिनकर आर्य समाज को हिंदुत्व की खड़कधार कहते हैं। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को प्रकृति का प्यारा पुत्र, हिंदू धर्म की गहराई और माधुर्य की प्रतिमा तथा भारत की सनातन परंपरा का दैहिक रूप कहते हैं। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को धर्म का जीता जागता रूप कहते हैं। दिनकर ने रामकृष्ण को अनुभूति और विवेकानंद को व्याख्या कहा। दिनकर विवेकानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का पिता कहते हैं। गीता का दूसरा आख्यान दिनकर के अनुसार लोकमान्य तिलक ने किया। महर्षि अरविंद स्वर्ग का भूमिकरण करना चाहते हैं। उनकी मूल थीम अति मानस की अवधारणा अथवा अति मानव का विकास है। दिनकर कहते हैं गांधी जी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किए। दिनकर के अनुसार गांधी जी भूमि का स्वर्गीकरण करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण आत्मा का धर्म नामक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। राधा कृष्ण सब बुद्धि को सम्यक ज्ञान नाम देते हैं। दिनकर यूरोप के विश्व नेतृत्व का श्री गणेश कोलंबस द्वारा अमेरिका तथा वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज से मानते हैं। दिनकर ने सैयद अहमद खां को बहावी आंदोलन का सबसे प्रभावी नेता माना। दिनकर ने राजभक्त मुसलमानों का नेता सर सैयद अहमद खां को माना। दिनकर रविंद्र और इकबाल दोनों को नवोत्थान कृषि कहते हैं। इकबाल ने अपनी अवधारणा के महामानव को मानवता के विरक्त का अंतिम फल कहते हैं। दिनकर इकबाल के महामानव को नीत्शे के सुपरमैन का अरबी अनुवाद कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद दूसरी बार 1920 के सहयोग आंदोलन में हुआ। दिनकर मुस्लिम लीग को आराम तलब अमीरों की संख्या कहते हैं। गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिनकर ने तत्कालीन राजनीति की वृत्तत्रयी कहा। इम्पोर्टेंट है। शाहजहां ने औरंगजेब का दूसरा नाम नवरंग बिहारी रखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये इसमें भी 3 अन्य विधाएं और रह गई है जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, हमारी ये अन्य विधाएं भी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले नाटक निबंध की कंप्लीट यूनिट करवा चुके हैं जो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यूट्यूब पर यूनिट कविता की भी कंप्लीट है, नाटक और निबंध से संबंधित सारी कंप्लीट यूनिट है। तो आप वहां से जाकर प्ले लिस्ट से आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।